नमस्कार, मैं भुवन सिंह राज, सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, शासकीय पतालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, बिलासपुर। आज हम बीएससी फाइनल ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट के चैप्टर सेकेंड के इंट्रैक्शन ऑफ जीन के अंतर्गत हम मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। मल्टीपल एलीलिज्म में हम उसकी डेफिनेशन एवं कोड कलर ऑफ रेबिट एवं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के माध्यम से मल्टीपल एलीलिज्म को समझेंगे एवं मल्टीपल एलीलिज्म के सिग्निफिकेंस को भी जानेंगे। मल्टीपल एलील व्हेन मोर देन 2 एलील कैन कोड फॉर ए जीन। अतः हम कह सकते हैं कि एक से अधिक जीनों के लिए जो एलील होंगे उसे ही हम मल्टीपल एलील कहेंगे, या हम कहते हैं कि एक जीन के लिए एक से अधिक एलील यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो मल्टीपल एलील के डेफिनेशन को समझने से पहले हम पुनः फादर ऑफ जेनेटिक्स के पास चलते हैं, जहाँ पर मेंडल ने बताया था कि किसी इंडिविजुअल में एक जीन के केवल 2 युग्मविकल्पी होते हैं। इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कोई एक करेक्टर है, जिस करेक्टर जैसे हम कह लेते हैं कि मेंडल ने प्लांट का जो हाइट है उसे लिया और इस हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला हम देखते हैं कि कैपिटल टी जो उस प्लांट के हाइट का लंबेपन का कारक था, अर्थात हम कहें कि टी जो है उस लंबेपन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। दूसरा स्मॉल टी जो उस प्लांट के डॉर्फनेस अर्थात बौनेपन का कारण हो, जो डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। इस प्रकार से हमको मेंडल ने बताया कि किसी एक करेक्टर एक लक्षण के लिए 2 ही युग्मविकल्पी वहाँ पर पाए जाते हैं, किंतु बेटसन ने बताया कि एक जीन के 2 से अधिक युग्मविकल्पी होते हैं। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई एक कलर है, या मान लिया जाए कि स्किन कलर है, उस स्किन कलर के अनेक शेड हो सकते हैं। किसी जंतु का जो स्किन का जो कलर है वह ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, अगूटी भी हो सकता है और वाइट भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एक कलर के अलग अलग एलील, एक से अधिक एलील हो रहे हों, तब हम इसको मल्टीपल एलील कहते हैं। तो बेटसन ने इसे ही क्या कहा, बहुविकल्पी कहा। और इस बहुविकल्पी के लिए जो एलील को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने जो चुना, हम इस प्रकार से चुन सकते हैं कि कलर के लिए सी और ब्लैक के लिए बी को हम सुपरस्क्रिप्ट के रूप में ले सकते हैं, अर्थात ब्लैक के लिए हम इस प्रकार से एलील बना सकते हैं सी बी, ब्राउन के लिए सी स्मॉल बी, अगूटी के लिए सी ए और वाइट के लिए सी डब्ल्यू। इस प्रकार से हम उसके एलील को हम बना सकते हैं। किंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि जब किसी इंडिविजुअल में उपस्थित जो जीन है, कुछ समय पश्चात अलग अलग तरीके से उसमें कुछ न कुछ चेंज आने शुरू हो जाते हैं, तब एक ही लोकस पर कई वेरिएंट या हम कहें कि एलील प्रोड्यूस होते हैं, और यही एलील जो 2 से अधिक की संख्या में होते हैं एक सीरीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, और इसे ही हम मल्टीपल एलील कहते हैं। एक जीन के अनेक एलील हो सकते हैं, किंतु एक डिप्लॉयड में 2 से अधिक एलील नहीं हो सकते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल में यदि ब्लैक होगा या वाइट होगा, या हम कहेंगे ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, 2 होगा। पर प्रश्न ये उठता है कि ब्लैक और यदि वाइट हैं तो बाकी जो ब्राउन और अगूटी है वो कहाँ गए। तब हम बोल सकते हैं कि बाकी के जो शेष एलील हैं उसी ही जाति के दूसरे इंडिविजुअल पे वह उपस्थित होगा। तब हम कह सकते हैं कि जो मल्टीपल एलील है वो किसी एक इंडिविजुअल में हम उसका अध्ययन ना करके उसी जाति के पॉपुलेशन में उसका अध्ययन करते हैं। हम ये कहें कि जो एलील है किसी इंडिविजुअल में 2 एलील्स पाए जाएंगे, जबकि इसके अधिक जो एलील हैं वो उसी पॉपुलेशन पर उपस्थित होंगे। हम मल्टीपल एलील्स को रैबिट के कोड कलर से समझने का प्रयास करते हैं। रैबिट के जो अगूटी है, अगूटी कलर का जो रैबिट है उसके स्किन के चारों ओर जो फर होते हैं वो सारे कलर्ड होते हैं,
और उसके एलील को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि जीनोटाइप जो है उसका 2 कैपिटल सी से हम प्रकट कर पाएंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका जो फिनोटाइप है इन पूरे बॉडी पे उस पर कलर्ड हेयर पाए जाते हैं। दूसरी एक प्रजाति थी जिसे कहते हैं चिंचिला। चिंचिला पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के चारों ओर जो फर होते हैं उसके ऊपरी सेपर साइड पर ब्लैकिज होते हैं, और उसका जो एलील है वह हम उसको लेते हैं सी और सी एच सुपरस्क्रिप्ट के रूप में, और उसका जीनोटाइप जो है वह इस प्रकार से होगा सी एच सुपरस्क्रिप्ट के रूप में। और हम देखते हैं कि उसके पूरे बॉडी पर ब्लैक जो हमने कहा था वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चौथी जो इसकी वैरायटी थी वो हिमालयन। तो हिमालयन वैरायटी के जो रेबिट हैं उसके स्किन कलर पे हम देखते हैं कि उसके जो पंजे हैं, क्लॉज हैं, उसके टेल्स हैं, उसके ईयर हैं, और उसके जो नोज़ हैं उसके आसपास में ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं। और उसके जो एलील हैं उसे हम सी एच से इंडिकेट करते हैं, और जीनोटाइप को हम सी एच से इंडिकेट करते हैं, और उसका फिनोटाइप इस प्रकार से दिखाई देगा। वाइट हेयर, ब्लैक पॉज, नोज, ईयर एंड टेल्स के पास जो हमने बताया कि ब्लैकिश पाए जाते हैं। और चौथा जो इसकी जो वैरायटी थी जिसे हम कहते हैं एल्बिनो। तो एल्बिनो के नस्ल के जो रेबिट हैं उसके चारों ओर जो फर होते हैं पूरी तरीके से वाइट होते हैं, और इसका जो एलील है वो सी ए के रूप में हम उसको इंडिकेट करते हैं, और जीनोटाइप को सी ए स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं। तो इसके पूरे शरीर पे इस प्रकार का रैबिट में यह वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। अब इसमें जो मल्टीपल एलील्स जो पाए जा रहे हैं उसमें जो डोमिनेशन होता है एलील के फलस्वरूप उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पाया जाने वाला जो अगुटी जो था, वाइल्ड स्पीसीज जिसे हम कहते हैं, यह डोमिनेंट था, जिसको हम कह रहे हैं चिंचिला के ऊपर भी, हिमालयन के ऊपर भी, और एल्बिनो पर भी डोमिनेंट था। तीसरा जो था चिंचिला। चिंचिला जो वैरायटी थी, चूँकि अगुटी जो है ऑलरेडी सब पर डोमिनेंट था तो चिंचिला पर वह डोमिनेंट नहीं होगा, तो चिंचिला जो है हिमालयन और एल्बिनो पर डोमिनेंट था। इसी प्रकार हिमालयन जो है वो एल्बिनो पर डोमिनेंट था, और जो एल्बिनो है वह केवल एक ही एलील प्रोड्यूस करता है क्योंकि वह सभी से रिसेसिव रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कि जो अगुटी है वो किस पर डोमिनेंट है, चिंचिला पर, और चिंचिला डोमिनेंट है हिमालयन पर, हिमालयन डोमिनेंट है एल्बिनो पर। तब इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके मध्य में एक सीरीज़ बनी हुई दिखाई दे रही है। यह सीरीज़ यह शो करता है कि कहीं न कहीं मल्टीपल एलिलिज्म जो है, जो वाइल्ड टाइप की जो स्पीसीज़ है जिसे हम अगुटी कह रहे हैं, यह ओरिजिनल जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है, और इसी के म्यूटेशन के फलस्वरूप चिंचिला, क्रमशः हिमालयन, और क्रमशः जो ये एल्बिनो का प्रोडक्शन हुआ होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, और हमें यह इस प्रकार की वैरायटी हमको डोमिनेशन के फलस्वरूप रैबिट कोट पे हमको दिखाई देता है। तो इसके जो पॉसिबल जीनोटाइप जो बन पाएंगे वह अगुटी के लिए जो बनेंगे वो होमोजायगस सीसी बनेंगे, दूसरा है अगुटी और चिंचिला का बनेगा, दूसरा बनेगा अगुटी और हिमालयन का बनेगा, और चौथा जो बनेगा अगुटी और एल्बिनो का बनेगा। उसी प्रकार चिंचिला में देखते हैं कि चिंचिला में तो केवल एक चिंचिला का बनेगा, और दूसरा बनेगा चिंचिला और एक हिमालयन वैरायटी का बनेगा, और तीसरा जो इसमें जो जीनोटाइप बनेगा वह बनेगा चिंचिला एवं एल्बिनो का बनेगा। इसी प्रकार हिमालयन पे देखें, हिमालयन पे एक जीनोटाइप जो है स्वयं हिमालयन का बनेगा, और दूसरा जो है हिमालयन एवं एल्बिनो का बनेगा जो हिमालयन ही होगा, और एल्बिनो के केवल एक ही बनेंगे एल्बिनो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कि रैबिट के कोट कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ही हम मल्टीपल एलिलिज्म के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि मनुष्य में पाया जाने वाला ABO ब्लड ग्रुप में जो मल्टीपल एलिलिज्म पाया जाता है उसे भी इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ABO ब्लड ग्रुप में हम
जो मनुष्यों के क्रोमोसोम नंबर 9 पे जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसके एक स्पेसिफिक लोकस पर, इस स्पेसिफिक लोकस पर एक ABO ब्लड ग्रुप के जीन पाए जाते हैं और AB और O ब्लड ग्रुप के इसी ब्लड ग्रुप को एक जीन कोडित करता है। इस जीन को हम कहते हैं आई जीन। और इस प्रकार से आई जीन की वजह से A और B और O ब्लड ग्रुप के जो एलील बनेंगे वह इस प्रकार से बनेंगे कि ब्लड ग्रुप A के लिए IA जीन बनेंगे, एलील बनेंगे, जबकि B ब्लड ग्रुप के लिए IB बनेंगे और O ब्लड ग्रुप के लिए IO एलील का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम में उपस्थित यह जो ब्लड ग्रुप हैं अलग अलग एलील बन रहे हैं। जैसे कि पहले ही बताया कि ब्लड ग्रुप किसी भी इंडिविजुअल पे 2 ही एलील होंगे, तो तीसरा एलील कहाँ जाएगा? या तो A होगा या O होगा, या A होगा या AB होगा, या B होगा या IO होगा। तो इस प्रकार से 2 ही एलील वहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं। तो तीसरा एलील कहाँ होगा? तो तीसरा एलील जो है उसी जाति के दूसरे इंडिविजुअल के इस क्रोमोसोम नंबर 9 के सेम लोकस पर वह स्थित होगा। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि मान लिया जाए किसी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम नंबर 9 पर इसी सेम लोकस पर ब्लड ग्रुप A के जीन उपस्थित हैं, दूसरे पे B और तीसरे पे C, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल में मल्टीपल एलील का अध्ययन न कर करके हम उसके पॉपुलेशन पर मल्टीपल एलील का अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप किस प्रकार से डोमिनेशन या अपना प्रभुत्व या प्रभावी अपना जो पन है वह दिखाता है। कि ब्लड ग्रुप जो A और B है जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए इक्वली डोमिनेंट होते हैं, मतलब वो समान रूप से प्रभाविता उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो है ब्लड ग्रुप A जो है ब्लड ग्रुप O के ऊपर डोमिनेंट होता है। तीसरा जो है ब्लड ग्रुप जो B है वह ब्लड ग्रुप O के ऊपर डोमिनेंट होता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप A और B जो इक्वली डोमिनेंट हैं और दोनों को साथ साथ यह उपस्थित रहते हैं तो एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप A और B जो है वो कोडोमिनेंस का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भी हो सकता है। यह हम कोडोमिनेंस को ब्लड ग्रुप A और B के माध्यम से भी समझा सकते हैं। दूसरा है ब्लड ग्रुप A जो है O पर डोमिनेंट है, दूसरा ब्लड ग्रुप B O पर डोमिनेंट है। तो इस प्रकार से हम ABO ग्रुप का डोमिनेशन को हम समझ पाते हैं। अब A, B और O ब्लड ग्रुप को जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं और ब्लड ग्रुप AB इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, किस प्रकार से ये इनहेरिटेड भी होते हैं। तो ब्लड ग्रुप A पे हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप A के जो RBC की जो सरफेस है उस पर एंटीजन A पाया जाता है और साथ ही साथ उसमें एंटीबॉडी B पाई जाती है। साथ ही साथ RBC की सरफेस पर जो शुगर पार्टिकल जो उपस्थित होते हैं वो ग्लैक्टोसामाइन के रूप में पाए जाते हैं और इसका जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन जो पाया जाएगा वो AA और AO होगा। दूसरा जो है ब्लड ग्रुप B उसमें भी एंटीजन B पाए जाते हैं और एंटीबॉडी A उपस्थित होती है और उसके भी RBC की सरफेस पर जो शुगर पाया जाता है वो ग्लैक्टोज के रूप में उपस्थित होते हैं और इसका जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन होता है वो BB और BO होंगे। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप AB पे देखें तो इसका जो फिनोटाइपिक जो होता है उसमें जो एंटीजन पाए जाते हैं उसके सरफेस में RBC के बाहर पे वहाँ पर यदि देखें तो वहाँ पर दोनों प्रकार के एंटीजन A और B दोनों उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ उसमें एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित होती है। तीसरा इसमें जो शुगर पार्टिकल जो RBC के सरफेस में जो पाए जाते हैं वह दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि AB और AB पे कि RBC की सरफेस पर शुगर पार्टिकल उपस्थित हैं और कहीं ना कहीं प्रोटीनस सब्सटेंस भी उपस्थित होते हैं जो विशेष प्रकार के एंजाइम एस्ट्रेज वगैरह का सिंथेसिस करने का भी ये काम कर लेती हैं। और इसका जो जीनोटाइप होगा AB का वह केवल एक ही होगा और A और B होगा। दूसरा है जो ब्लड ग्रुप B है उसमें हम ये देखें तो यहाँ पर एंटीजन जो है अनुपस्थित होता है जबकि एंटीबॉडी दोनों प्रकार की A और B दोनों ही उपस्थित होंगे
और यहाँ पर शुगर पार्टिकल जो है आरबीसी की सरफेस पर नहीं पाए जाते हैं, और इसका जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन जो होता है वो ओ होता है। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को नल ग्रुप भी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, यदि हम फिनोटाइपिक कंडीशन सभी का देखें तो इन चारों के जो फिनोटाइपिक जो कंडीशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन की उपस्थिति या शुगर और प्रोटीन सब्सटेंस की उपस्थिति पर उसका फिनोटाइपिक करेक्टर जो है वह डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि एलिलिक कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनते हैं प्रोजेनी पे। हमें पता है कि 3 प्रकार के एलिल्स पाए जाते हैं ह्यूमंस पे, वो है IA, IB और IO। यदि हम इसी को देखें तो हमें पता है कि किसी भी प्रोजेनी पे उपस्थित 2 एलील में एक एलील माता से और एक एलील पिता से आता है। तब यदि हम देखें तो इसमें जो एलिलिक कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेंगे। यदि हम देखें IA और दूसरे से भी यदि IA आता है तो इस प्रकार का होमोजाइगस एक कॉम्बिनेशन बन पाएगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, यदि हम देखें कि IO यदि किसी प्रोजेनी में इनहेरिटेट होता है और दूसरी ओर हम देखें कि IB यह उस संततियों में इनहेरिटेट हो रहा हो किस माता या पिता से, तब हम देखते हैं कि इसका जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बनता है IB और IO होगा। हमें पता है कि जो ब्लड ग्रुप B है वो पर डोमिनेंट होता है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जीनिक कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, जीनोटाइप कॉम्बिनेशन एलिलिक कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप प्रोजेनी में जो जीनोटाइप बनेंगे वो इस प्रकार से बन पाएंगे। जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बनेगा वो, जैसे कि मान लिया जाए ब्लड ग्रुप A के लिए जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बनेगा वह होगा कि ब्लड ग्रुप IAA, दूसरा कॉम्बिनेशन होगा IAIO होगा। ब्लड ग्रुप B के लिए जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा IB और दूसरा होगा IB और IO होगा। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप AB के लिए केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो होगा IA और IB। और चौथा है ब्लड ग्रुप O के लिए जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वह भी केवल एक ही होगा, IO और IO। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ह्यूमन पे जो 6 प्रकार के जो जीनोटाइप बनते हैं, जो एलिलिक कॉम्बिनेशन जो बनते हैं, युग्मविकल्पी बनते हैं, वह ही इस ह्यूमन पे पाए जाने वाले ब्लड ग्रुपों का निर्धारण करता है। किसी भी ह्यूमन पे उपस्थित जो जीनोटाइप हैं उन जीनोटाइप को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस फार्मूला के माध्यम से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं कि n+1/2 के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि ह्यूमन में ब्लड ग्रुप के लिए जो एलील थे वो 3 प्रकार के थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6 जीनोटाइप कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर भी 6 जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। इसी प्रकार से किसी भी जीवों के जीनोटाइप को हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमको उसमें उपस्थित एलील की संख्या हमको ज्ञात है। यहाँ पर n जो है एलील की संख्या को कोडित करता है, उसको शो करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म, बिहेवियर ऑफ जीन। हम मल्टीपल एलीलिज्म के माध्यम से जीनों के व्यवहार का अध्ययन तो करते हैं, कारण क्योंकि जीन जो है उसमें बहुत सारे एलील्स के माध्यम से करेक्टरों का निर्धारण होता है। हम ये कह सकते हैं कि जीन आपस में इंटरेक्शन करके नए करेक्टर को शो तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ पॉपुलेशन पे वही जीन किस प्रकार से जो उत्पन्न हो रहे हैं म्यूटेशन के फलस्वरूप करेक्टर, उन सभी को इस एलीलिज्म के माध्यम से हम जान पा रहे हैं। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर को किस प्रकार से समझ पाते हैं कि हमको पता है कि मल्टीपल एलीलिज्म के जो जीन हैं वो एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं और एक ही लोकस में उपस्थित होने की वजह से इसमें क्रॉसिंग ओवर की जो संभावना है वह बिल्कुल नहीं होती है। तो यह भी हम जान सकते हैं कि इसमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि आपने मल्टीपल एलीज को इन दोनों उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू।